प्रिय छात्रों, मूक संपादन प्रक्रिया एवं साज सज्जा में आपका स्वागत है। आज के हमारे व्याख्यान का विषय है समाचार संकलन के स्रोत। छात्रों, आइए सबसे पहले इस व्याख्यान के उद्देश्यों से अवगत होते हैं। इस व्याख्यान का प्रथम उद्देश्य है समाचार संकलन के विभिन्न स्रोतों की जानकारी प्राप्त करना। व्याख्यान का दूसरा उद्देश्य है विभिन्न स्रोतों के उपयोग की व्यापक समझ विकसित करना। इस व्याख्यान का तीसरा उद्देश्य है समाचार रिपोर्ट की संरचना में उनके महत्व से परिचित होना। व्याख्यान का अगला उद्देश्य समाचार स्रोतों को पहचानने की क्षमता विकसित करना। छात्रों, आइए अब हम इस व्याख्यान की प्रस्तावना की ओर बढ़ते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि जितने भी समाचार पत्र या समाचार चैनल चौबीसों घंटे प्रसारण करने या पत्रों में प्रकाशित पर्याप्त समाचार एकत्रित करने की व्यवस्था कैसे करते हैं? ये संभव इसलिए हो पाता है क्योंकि समाचारों को इकट्ठा करने की एक विशेष प्रक्रिया होती है। समाचारों का संकलन अव्यवस्थित रूप से नहीं किया जाता, बल्कि एक सुव्यवस्थित ढंग से होता है। इसमें उन कर्मियों को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें विशेष रूप से समाचारों का पता लगाने के लिए शिक्षित किया जाता है और हमारे आसपास के वातावरण में होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं से समाचार का चयन किया जाता है। इस व्याख्यान में समाचार स्रोतों के विविध पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी, जिसमें समाचार संगठनों के लिए उपलब्ध समाचार स्रोतों की विविधता और सामाजिक समाचार का निर्माण शामिल है। मीडिया में स्रोत मीडिया संबंध और संगठनात्मक दिनचर्या, जिसमें प्रशिक्षित पत्रकारों के एक समूह के बीच काम का पद अनुक्रमित वितरण शामिल है। इन स्रोतों के उपयोग के माध्यम से अपने दैनिक समाचार का उत्पादन करते हैं। छात्रों, आइए अब हम इस व्याख्यान के मूल पाठ की ओर बढ़ते हैं, जिसका विषय है समाचार संकलन के स्रोत। यह प्रश्न स्वाभाविक से है कि समाचार पत्रों के लिए खबरें कहां से आती है? संवाददाता समाचारों को कैसे और कहां से प्राप्त करता है? इसका सरल सा उत्तर यह है कि समाचारों के कई स्रोत हैं, बस उन स्रोतों को पहचानना आना चाहिए। यदि किसी के पास समाचार विवेक यानी न्यूज सेंस है, अर्थात यदि किसी को समाचार की पहचान है और उन्हें संकलित करने की क्षमता है, तो समाचारों के स्रोत ढूंढना कोई बड़ा संघर्ष नहीं है। पारिभाषिक शब्दावली में कहे तो पत्र पत्रिकाओं, आकाशवाणी, दूरदर्शन के प्रतिनिधियों, संवाददाताओं, संवाद अभिकरणों यानी एजेंसियों द्वारा विभिन्न स्रोतों तथा माध्यमों से सामान्य जन के लिए जानने योग्य विभिन्न सूचनाओं, समाचारों, तथ्यों, घटनाओं के विवरणों, भाषणों आदि में व्यक्त विचारों इत्यादि का उचित रूप से संग्रह समाचार संकलन यानी न्यूज गैदरिंग कहलाता है। इस विषय में स्मरण योग्य बात है कि रिपोर्टर की मेहनत, उसकी समझदारी, समाचार तलाशना और समाचार का पीछा करना यानी अनुवर्तन या फॉलो अप की विशेषता एवं क्षमता, जरूरत पड़ने पर समाचार बनाने की कला समाचार संकलन की प्रमुख कसौटी है। समाचार को प्राप्त करना इस बात पर भी निर्भर करता है कि संवाददाता कितना सचेत और अनुभवी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि संवाददाता समाचार की खोज में दर बदर फिरता है, फिर भी उसे कोई समाचार योग्य घटना नहीं मिलती, जबकि कई बार अचानक ही चलते चलते उसे कोई महत्वपूर्ण समाचार मिल जाता है। वास्तव में संवाददाता का होशियार होना बहुत जरूरी होता है। समाचार संकलन के लिए समाचार पत्रों को अनेक व्यवस्थाएं करनी होती है। उसके उपसंपादकों, संवाददाताओं को बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
वह कितने भी निपुण क्यों ना हो अपने काम में, उन्हें निरंतर प्रयत्नशील रहना पड़ता है। यदि उनका अभ्यास टूट गया तो उनकी दृष्टि भी कमजोर हो सकती है। बड़े समाचार पत्रों, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के लिए कोई एक व्यक्ति या संवाददाता समाचारों को एकत्रित और व्यवस्थित नहीं कर सकता। इस कार्य में पूरा समाचार संकलन विभाग या समाचार एकांश यानी न्यूज यूनिट कार्यरत रहता है। समाचार संपादक या मुख्य संवाददाता की टेबल पर समाचार कक्ष में समाचारों, वक्तव्यों, भाषणों, प्रेस रिलीज, सभा सूचनाओं आदि बहुत सारी चीजों का ढेर लगा रहता है। उस ढेर से चुनकर समाचारों का आयोजन करना मुख्य रूप से उपसंपादकों, मुख्य उपसंपादक, समाचार संपादक तथा अंत में प्रधान संपादक की जिम्मेदारी है। इन लोगों का मुख्य काम यह देखना होता है कि कौन सी चीज ऐसी है जो समाचार के रूप में दी जा सकती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस ढेर से कई अच्छे समाचार चुने जा सकते हैं, लेकिन कई बार उन समाचारों में दी गई सूचनाएं काफी नहीं हुआ करती या पुष्ट नहीं हुआ करती। ऐसे में समाचार स्रोतों यानी न्यूज सोर्सेस पर समाचार प्रभाव को सबसे अधिक ध्यान देना होता है। यह उनकी विश्वसनीयता, प्रामाणिकता को जांचता और परखता है और फिर उसके बाद ही यह निर्णय लेता है कि वह समाचार प्रकाशन या प्रसारण के योग्य है या नहीं। अतएव कहा जा सकता है कि समाचार संकलन एवं आयोजन में प्रमुख चीज है समाचार स्रोत। समाचार स्रोत असल में वह स्थान या केंद्र है जहां से समाचार प्राप्त होते हैं या हो सकते हैं। समाचार स्रोतों की यदि बात की जाए, ये कई प्रकार के हो सकते हैं और इन्हें कई वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक समाचार स्रोत किसी एक समाचार कथा के लिए बिल्कुल सटीक हो, लेकिन वही स्रोत दूसरी समाचार कथा के लिए एकदम बेकार। इसलिए प्रत्येक स्थिति के लिए स्थिति के अनुरूप उचित समाचार स्रोतों पर विचार करना चाहिए और विशेष परिस्थितियों को छोड़कर हमेशा ही स्रोत का उल्लेख समाचार में उचित स्थान पर कर देना चाहिए। समाचार स्रोत कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई विशेष व्यक्ति, नेता, संस्था, पुलिस स्टेशन, अदालत, परिषद, विधानसभा, बाजार, टी स्टॉल, सम्मेलन समारोह, घटनास्थल इत्यादि। छात्रों, आइए अब हम समाचार स्रोतों के वर्गीकरण पर दृष्टि डालते हैं। सबसे पहले उपलब्धता के आधार पर। इसके आधार पर समाचार स्रोत तीन प्रकार के होते हैं: प्रत्याशित स्रोत, पूर्व अनुमानित स्रोत और अप्रत्याशित स्रोत। सबसे पहले प्रत्याशित स्रोत वे स्रोत होते हैं जहां से अथवा जिनके जरिए से समाचार विश्वसनीय ढंग से सहज ही उपलब्ध होते हैं। प्रत्याशित स्रोतों में पुलिस स्टेशन, नगर पालिका, अस्पताल, शमशान, विभिन्न समितियों और निगमों की बैठक, संसद तथा विधानसभाओं के अधिवेशन, साक्षात्कार, सरकारी घोषणाएं इत्यादि आते हैं। अब बात करते हैं पूर्व अनुमानित स्रोत। वह समाचार स्रोत जिनसे संवाददाता पहले ही अनुमान संपर्क करता है और तथ्य या समाचार प्राप्त करता है। इसमें संभावना के आधार पर अनुमानित समाचार ग्रहण किए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि संवाददाता द्वारा किया गया अनुमान सही नहीं बैठता और कोई ठोस जानकारी प्राप्त नहीं होती। फिर भी शिक्षण संस्थानों, काल कारखानों, कार्यालयों आदि जैसे विषयों में पूर्व अनुमान लगाकर समाचारों की खोज में निकला जा सकता है। अब बात करते हैं अप्रत्याशित स्रोतों की। संपादक या संवाददाता द्वारा उपलब्ध अचानक
या अनायास स्रोत अप्रत्याशित स्रोतों की श्रेणी में आते हैं। इन स्रोतों या समाचारों का पहले से कोई अनुमान नहीं होता। इस श्रेणी के समाचारों का सुराग पाने के लिए संवाददाता का अनुभव भी काम आता है। इसके अतिरिक्त अच्छे संपर्क सूत्रों की सहायता भी ली जाती है, क्योंकि इस प्रकार के समाचारों के संकेत अचानक ही मिलते हैं। अनुभवी संवाददाता तुरंत ही इन संकेतों को पकड़ लेता है और बाद में वह तथ्यों की तलाश में लग जाता है। इस काम के लिए वह अपनी सभी संपर्क सूत्रों की बड़ी समझदारी से सहायता लेता है। इन तीनों समाचार स्रोतों में समाचार लेने के लिए संवाददाता में समाचार ज्ञान, तर्क शक्ति, अनुभव और दूरंदेशी होनी चाहिए, क्योंकि वास्तविक समाचार इनके अभाव में प्राप्त नहीं किया जा सकता। विश्वसनीयता और उपयोगिता के आधार पर इस आधार पर समाचार स्रोतों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: ठोस समाचार स्रोत और कमजोर समाचार स्रोत। ठोस समाचार स्रोत वह होते हैं जो स्पष्ट रूप से उत्तरदायी व्यक्तियों से जुड़े होते हैं और जहां वे संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों पर उनके नाम सहित सीधे आरोप सिद्ध कर रहे हो। उदाहरण के लिए, सरकार की नीतियों पर प्रधानमंत्री या उस विभाग से संबंधित मंत्री या मंत्रालय के उच्च अधिकारी जो कुछ भी कहेंगे वे समाचार के ठोस स्रोत माने जाएंगे। इसी तरह आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति तथा प्रवक्ता द्वारा दी गई जानकारी भी ठोस स्रोत में आते हैं, भले ही उनमें किसी के नाम का उल्लेख नहीं हो। अर्थात यदि किसी कारणवश स्रोत का नाम नहीं दिया गया है लेकिन तथ्य विश्वसनीय है और सूचना सही माध्यमों से मिली है, तो वह भी ठोस समाचार स्रोत माना जाएगा। अब बात करते हैं कमजोर समाचार स्रोत की। के.एम. श्रीवास्तव की पुस्तक न्यूज रिपोर्टिंग एंड एडिटिंग के अनुसार, जब किसी समूह विशेष में किसी व्यापक आधार पर सामान्य सहमति है उसे समाचार में देना है, तो इसको प्रायः क्षेत्रों में यानी सर्कल्स के रूप में उद्धृत किया जाता है। उदाहरण के लिए, राजनीतिक क्षेत्रों में, औद्योगिक क्षेत्रों में इत्यादि, लेकिन किसी ठोस समाचार के रूप में नहीं लिया जाता। इन्हें निर्बल समाचार स्रोत समझा जाता है। ऐसे कई वाक्यांश हैं जो कमजोर सूत्रों का निर्माण करते हैं, जैसे पता चला है, विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार या राजनीतिक क्षेत्रों के अनुसार इत्यादि। स्रोतों की प्रकृति के आधार पर इसके आधार पर भी विभाजन संभव है। इस विचार से समाचार स्रोतों के दो वर्ग संभव है: सरकारी और गैर सरकारी। सरकारी स्रोतों में विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका एवं उससे संबंधित अन्य संस्थाएं आती है। गैर सरकारी स्रोत, इन समाचार स्रोतों में राजनीतिक दलों, सर्वेक्षक तथा अन्य गैर सरकारी, अर्ध सरकारी, स्वतंत्र संस्थाएं तथा जनता के सदस्यों की गणना की जाती है। अब बात करते हैं समाचार समितियों की। समाचार समितियों को समाचारों के एजेंट के रूप में जाना जा सकता है। सामूहिक रूप से विस्तृत क्षेत्रों के संवादों के संकलन, संपादन और प्रसारण की अपेक्षाकृत सस्ती तथा द्रुत व्यवस्था करने वाली कुछ समाचार समितियां हैं, जिनका उद्देश्य निष्पक्ष, सर्वतोन्मुखी तथा सत्य समाचार पत्रों को सुलभ कराना होता है। समाचार समितियों के अतिरिक्त तार सेवाओं का जाल भी विश्व भर में दूर दूर तक फैला हुआ है। उनके टेलीप्रिंटर सर्किट हजारों शहरों और कस्बों से जुड़े हैं, जहां से संवाददाता समाचारों को एकत्रित करते हैं तथा उन्हें तैयार कर ग्राहक समाचार पत्रों के समाचार कक्ष को प्रेषित कर देते हैं। समाचार एजेंसियां या तार सेवाएं पत्र पत्रिकाएं नहीं बेचती, बल्कि
समाचार एकत्र करती है और उन्हें अपने ग्राहक समाचार माध्यमों को प्रेषित या बेचती है। इसलिए इन्हें समाचारों का एजेंट कहा जाता है। समाचार पत्रों की भांति ही इसके पास संवाददाता, उपसंपादक, समाचार संपादक, विषय संवाददाता, विदेश संवाददाता आदि रहते हैं। इनके डेस्क पर होने वाला काम अपने सभी वर्ग के संवाददाताओं से प्राप्त देश विदेश के समाचारों का संपादन कर उनकी प्रतियां तैयार करने तक ही सीमित होता है। संक्षेप में कहे तो समाचार समिति या न्यूज एजेंसी या प्रेस एजेंसी एक उद्योग है जिसका उद्देश्य समाचार या समाचार विषयक सामग्री संकलित करके उसे समाचार संस्थानों को इस दृष्टि से सौंप देना कि उपभोक्ताओं को संपूर्ण एवं निष्पक्ष समाचार मिल सके। संसार में समाचार समितियों का आरंभ 1935 ईस्वी में फ्रांस में आवास नाम की संस्था से हुई है। शुरुआत में ये समितियां व्यापारियों के लिए बाजार भाव दिया करती थी। इसी संस्था के एक कर्मचारी ने 1950 ईस्वी में रॉयटर का आरंभ किया, जो लंदन में स्थानांतरित हुई। भारत में 1990 ईस्वी में श्री केशव चंद्र राय ने कलकत्ता के स्टेट्समैन और मद्रास के मेल तथा रॉयटर के मेलजोल से एक संवाद समिति एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया का गठन किया, परंतु 9 वर्ष बाद ही यह रॉयटर के कब्जे में आ गई। अब कुछ प्रमुख समाचार समितियों की बात करते हैं। सबसे पहले अरब न्यूज एजेंसी इजिप्ट यानी ANA मिस्र की राष्ट्रीय स्तर की समिति है। दूसरा इराक न्यूज एजेंसी यानी INA इराक की प्रमुख संवाद समिति है। इंडियन प्रेस एजेंसी नई दिल्ली में स्थित यह एजेंसी सीमित स्तर पर प्रायः स्थानीय अथवा विशेष महत्व के समाचारों के क्षेत्र में कार्यरत है। ईस्टर्न न्यूज एजेंसी बांग्लादेश यानी ENA बांग्लादेश की प्रमुख संवाद समिति जो समाचार संचार के लिए प्रायः यूरोपीय और भारतीय एजेंसियों पर निर्भर है। एजेंसी फ्रांस प्रेस AFP संवाद समिति गठन के सूत्रधार ये फ्रांस की प्रमुख समाचार समिति है। विश्व भर में इसकी लगभग 100 शाखाएं हैं। ADN बर्लिन न्यूज एजेंसी बर्लिन में स्थापित जर्मनी की निजी समाचार समिति है। कश्मीर न्यूज सर्विस KNS कश्मीर स्थित सीमित स्तर पर कार्यरत क्षेत्रीय संवाद समिति है। न्यू चाइना न्यूज एजेंसी NCNA चीन की प्रमुख राष्ट्रीय संवाद समिति जिसकी स्थापना सन 1949 में हुई। अब बात करते हैं प्रेस विज्ञप्ति यानी प्रेस रिलीज की। विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों, संस्थाओं एवं संस्थानों इत्यादि द्वारा समय समय पर अपनी नीतियों, गतिविधियों, अपने उद्देश्यों, कार्यकलापों, कार्यक्रमों आदि की जानकारी देने के लिए जारी की गई सूचनाएं पत्र विज्ञप्ति कहलाती है। यह जानकारी समाचार पत्रों में छापने के लिए प्रेषित की जाती है। शासकीय समाचारों से संबंधित पत्र विज्ञप्ति 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रेस कम्युनिक्स शासन के अति महत्वपूर्ण निर्णयों जैसे मंत्रिमंडल में बदलाव, विदेशी राजाध्यक्षों के साथ हुई वार्ताएं, समझौते आदि जैसे विशिष्ट मुद्दे पर प्रेस कम्युनिक्स जारी किए जाते हैं। इस तरह के समाचार अधिकतर औपचारिक ही होते हैं और इसमें विशेष संपादन की जरूरत प्रायः नहीं हुआ करती। प्रेस रिलीज के बाएं और सबसे नीचे कोने पर संबंधित विभाग का नाम, स्थान और दिनांक अंकित रहता है। दूसरा प्रेस नोट्स सरकारी नीतियों, रेल या बस भाड़े में वृद्धि, ब्याज दर में परिवर्तन आदि से संबंधित प्रमुख शासकीय जैसे मुद्दों पर प्रेस नोट्स जारी किए जाते हैं। प्रेस कम्युनिक्स की अपेक्षा में ये कम औपचारिक होते हैं। इसमें संपादक अपने अनुसार कम या ज्यादा कर सकता है
तथा शीर्षक और उपशीर्षक देकर छापा जा सकता है। प्रेस नोट्स और प्रेस कम्युनिक्स प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जारी करता है, लेकिन समाचार प्रकाशित होने के बाद इन दोनों के प्रति इंफॉर्मेशन ब्यूरो की कोई जवाबदेही नहीं होती। तीसरा, हैंडआउट। हैंडआउट, जिसे हैंडबिल भी कहा जाता है, उसमें दिन प्रतिदिन के विविध विषयों, प्रसिद्ध व्यक्तियों के भाषणों, कार्यालयों, संस्थाओं, मंत्रालय के क्रियाकलाप, संसद के प्रश्न उत्तरों इत्यादि जैसे मुद्दों पर हस्तलिखित या मुद्रित पर्चे जारी किए जाते हैं। इनको आधिकारिक प्रवक्ता जारी नहीं करता है, बल्कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो या किसी रिलीजिंग एजेंसी द्वारा किया जाता है। इसके बाद समाचार पत्र कार्यालय में संपादित करके उचित और आकर्षित शीर्षक देकर प्रकाशित किया जाता है। अंत में अनऑफिशियल हैंडआउट, इन्हें मौखिक वक्तव्यों के पूरक के अर्थ में जारी किया जाता है। इन पर किसी जारीकर्ता या रिलीजिंग एजेंसी का नाम लिखा हुआ नहीं रहता। भाषा इनकी सहज, सारयुक्त होती है और वे सामयिक हुआ करते हैं। छात्रों, आइए अब हम बात करते हैं साक्षात्कार पर। साक्षात्कार भी बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार स्रोत है। व्यक्ति संपर्क और साक्षात्कार समाचार प्राप्त करने तथा संकलित करने और प्रकाशन योग्य सामग्री प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है। प्रेस विज्ञप्तियां, मंचनीय भाषण, सार्वजनिक घोषणाएं, वक्तव्य प्रायः एक पक्षीय तथ्य प्रदान करते हैं, लेकिन साक्षात्कार के जरिए उन तथ्यों की जांच होती है और संबंधित व्यक्ति से उनका सही पक्ष सुना जा सकता है। तब जाकर सही, विश्वसनीय और संपूर्ण समाचार तैयार होता है। किसी का साक्षात्कार लेना आसान काम नहीं होता। यह एक कला है और एक अच्छे संवाददाता को इस कला में कुशल होना चाहिए। छात्रों, बात करते हैं पत्रकार सम्मेलन तथा ब्रीफिंग के बारे में। पत्रकार या संवाददाता सम्मेलन साक्षात्कार की ही कोटि में आता है, लेकिन इसका क्षेत्र व्यापक होता है। इसमें लगभग स्थान विशेष के सभी मान्यता प्राप्त संवाददाता शामिल होते हैं और वे किसी प्रसिद्ध व्यक्ति, राजनेता, शासन के वक्ता, अधिकारी आदि से सवाल पूछते हैं। उन सवालों का उत्तर उन्हें वही व्यक्ति देता है जिनसे सवाल पूछा जाता है। साक्षात्कार किसी एक व्यक्ति या कुछ साथियों के द्वारा ही लिया जाता है और उस पर उनका ही अधिकार रहता है, लेकिन इसका उल्टा पत्रकार सम्मेलन में होता है। यह सभी पत्रकार साथियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का आयोजन होता है और उन प्रश्नों पर सभी पत्रकारों का एक जैसा अधिकार होता है। पत्रकार सम्मेलन या संवाददाता सम्मेलन तथा ब्रीफिंग सजातीय शब्द है। दोनों में विशिष्ट व्यक्ति या अधिकारी पत्र प्रतिनिधि या संवाददाता को आमंत्रित करते हैं। वह व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं और वह व्यक्ति जिनसे सम्मेलन आयोजित किया होता है या तो स्वयं उन प्रश्नों का उत्तर देता है या फिर उसका अधिकारी, प्रवक्ता उन प्रश्नों का उत्तर देता है। पत्रकार सम्मेलन तथा ब्रीफिंग विवरण देना में बस इतना सा अंतर रहता है कि पत्रकार सम्मेलन अधिक औपचारिक होता है, जबकि ब्रीफिंग कम औपचारिक। अब बात करते हैं अन्य समाचार स्रोतों के बारे में, जिसमें विधानमंडल, विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद, राज्यसभा इत्यादि के सत्रों, अधिवेशनों के विभिन्न मुद्दों पर वाद विवाद होता है। सत्रों में उन वाद विवादों के दौरान कई समाचार मिल जाते हैं। इनके अतिरिक्त न्यायालय, सम्मेलन, संगोष्ठियां, भाषण, प्रतिवेदन इत्यादि भी अच्छे समाचार स्रोत है। छात्रों, आइए अब हम बात करते हैं समाचार संकलन में कुछ सावधानियों के बारे में। समाचार संकलन बहुत मेहनत, जागरूकता तथा सावधानी का काम है। इसमें बहुत सचेत
और सक्रिय रहकर काम करना पड़ता है। समाचारों को पहचान कर उनका पीछा करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है कि कभी-कभी आंखों देखी और कानों से सुनी बातें समाचार नहीं बनती, क्योंकि जो हमने देखा वह घटना का केवल एक पक्ष हो सकता है, पूरी घटना नहीं। और सुनी हुई बात अफवाह भी तो हो सकती है। इसलिए हमेशा ही घटनाओं के मूल में जाकर गहरी छानबीन करनी चाहिए। घटना या समाचार से संबंधित व्यक्तियों से भी जहां तक संभव हो संपर्क करना चाहिए, जिससे समाचार की प्रामाणिकता बढ़ जाए और इसके पश्चात ही समाचार तैयार करने की प्रक्रिया में जुटना चाहिए। संपर्क सूत्र समाचार संकलन का महत्वपूर्ण तत्व है। इसकी जरूरत संवाददाता को बार बार पड़ती है। अच्छे संपर्क सूत्र बनाने के लिए संवाददाता को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि संपर्क सूत्र उस क्षेत्र विशेष का या उस कार्यालय, प्रतिष्ठान आदि का ज्ञाता है या नहीं। इस संदर्भ में श्री नंद किशोर ने कहा है कि कोट, अच्छे सूत्र बनाने से पहले उस विभाग का पूरा अध्ययन कीजिए जिसके समाचार संकलन का काम आपको सौंपा गया है। हर कार्यालय में ऐसे लोग होते हैं जो वहां के कामकाज की लगभग पूरी जानकारी रखते हैं। इन लोगों का पता लगाओ और उन्हें अपने संपर्क सूत्र बनाने का प्रयास कीजिए। विभाग में क्या होता है और कैसे होता है, विभिन्न व्यक्तियों के काम का विभाजन किस प्रकार हुआ है, इन विभागों का अन्य विभागों से संबंध क्या है और विभागों का क्या काम है, इन सब बातों का सविस्तार पता लगाइए। अनकोट। समाचार संकलन में संवाददाता को एक जासूस की भांति काम करना होता है। संवाददाता को अपने संपर्क सूत्र से पूरी घनिष्ठता रखनी चाहिए और उससे लगातार सावधानी पूर्वक संपर्क बनाए रखना चाहिए। इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि संपर्क सूत्र की सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, लेकिन कभी भी अपनी सारी जानकारी संपर्क सूत्र को ना दे। संपर्क सूत्र के विषय में सारी सूचनाएं संवाददाता के पास होनी चाहिए। उसके अधिकार, उसका पद, उसके कार्यों की सीमा, वह कब मिल सकता है, उसके संपर्क करने के स्थान, फोन नंबर, मित्रों और यहां तक कि उसके दुश्मनों की जानकारी भी संवाददाता के पास होनी चाहिए। समाचार में सावधानी पूर्वक अपने संपर्क सूत्र का उल्लेख करना चाहिए। यदि संपर्क सूत्र किसी कारणवश अपना नाम नहीं देना चाहता, तो समाचार में उसका नाम देने की गलती नहीं करनी चाहिए। संपर्क सूत्र ऐसा होना चाहिए जो विश्वसनीय हो। एक संवाददाता के अलावा वे किसी और संवाददाता का भी संपर्क सूत्र नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को कभी भी संपर्क सूत्र नहीं बनाना चाहिए जो आपसे किसी घटना की महत्वपूर्ण बात को छुपाए या फिर उसे दबाने की कोशिश करे। समाचार में लोगों के सामने क्या प्रस्तुत करना है, क्या नहीं, इसका निर्णय केवल आपको यानी एक संवाददाता को होना चाहिए। आइए अब हम इस व्याख्यान के सारांश की ओर बढ़ते हैं। इस इकाई में उन विभिन्न समाचार स्रोतों पर विस्तार से चर्चा की गई है जो समाचार कथा तैयार करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। समाचार संकलन बहुत ही जागरूकता और मेहनत का काम है। समाचार के क्षेत्र में अनुभव, प्राकृतिक गुण और तमाम सारी चीजें घुली मिली है। जिस व्यक्ति में न्यूज सेंस का गुण विद्यमान हो वही एक सफल रिपोर्टर हो सकता है। न्यूज सेंस का यह गुण प्राथमिक तौर पर तो प्राकृतिक होता है, लेकिन अनुभव और अभ्यास से इसको प्रखर किया जा सकता है। समाचारों को एकत्र करने से लेकर उसे प्रस्तुत करने तक की प्रक्रिया जटिल के साथ साथ दिलचस्प भी होती है। एक संवाददाता अनेक स्रोतों से समाचारों का संकलन कर सकता है। यह संवाददाता पर निर्भर करता है
कि वह स्रोतों का प्रयोग समाचार के हित के लिए किस प्रकार से करता है। यदि वह विश्वसनीय एवं सटीक स्रोतों का प्रयोग करता है तो समाचार प्रामाणिक बन जाता है, लेकिन वही इसके विपरीत यदि वह कमजोर या अविश्वसनीय स्रोतों का प्रयोग करता है तो समाचार अप्रामाणिक या जाली होता है। प्रिय छात्रों, यह था हमारा आज का व्याख्यान जिसका विषय था समाचार संकलन के स्रोत। उम्मीद है आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। मिलते हैं अगले व्याख्यान में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।